हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार आज आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1.2 लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज के वीडियो में मैं आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ाऊंगा। कूलॉम्स लॉ को पढ़ने से पहले आप पेन और पेपर साथ रख लें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं या इस वीडियो को बढ़ा के देखेंगे तो शायद आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। कूलॉम्स लॉ को शुरू करने से पहले कुछ बातें हो जाएं। अगर मैं आपको दो लाइक चार्जेस दे दूं और पूछूं कि इनके बीच फोर्स बताओ कैसा होता है, तो आप बहुत आसानी से बोल दोगे कि सर दो लाइक चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा वो रिपल्सन का होगा। अगर मैं दो अनलाइक चार्जेस दे दूं और पूछूं इनके बीच फोर्स कैसा होगा, आप कहोगे सर बहुत आसान सा सवाल आप पूछ रहे हैं आज। दो अनलाइक चार्जेस के बीच फोर्स अट्रैक्शन का होगा, समान आवेशों के बीच बल प्रतिकर्षण का होता है, असमान आवेशों के बीच बल आकर्षण का होता है। तो ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लग रहा है आवेशों के बीच में, इस बल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। और कूलॉम ने दो चार्जेज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। इसी नियम को हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर दो पॉइंट चार्जेज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे गए हों तो उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पे रखे गए हैं तो इनके बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का परिमाण आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती और उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए नोट करते हैं इसको। Magnitude of electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to a square of distance between them. दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल का परिमाण आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम भी इस नियम को कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है वीडियो में देखेंगे, आप इसको नोट कर लें। हो गया। अब इस नियम का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है उसको देखा है। यहां पे हमने दो पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 और प्लस Q2 लिए और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है r है। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। तो Q1 जो Q2 पे फोर्स, Q1 पे जो फोर्स लगा वो F1 लगा और Q2 पे जो फोर्स लगा वो F2 लगा। दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। दोनों फोर्सेज का जो वैल्यू है, परिमाण है, समान रहेगा लेकिन दिशाएं दोनों बलों के एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। हमने मान लिया कि दोनों बलों का परिमाण कितने के बराबर, F के बराबर है। तो जो F होगा F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ Q1 Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो यहां से जो आप लोगों को दोनों को जो मिलाएंगे तो एक नया टर्म मिलेगा F इक्वल टू Q1 Q2/r² या F इनवर्सली यहाँ पे F इक्वल टू, आप जानते हैं प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो K लग जाएगा तो F K लगेगा Q1 Q2/r²। अब यहां से हम लोग इसको देख रहे हैं F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ये हमारा फॉर्मूला आ गया कूलॉम्स लॉ। इसमें K के विषय में डिस्कशन करने वाले हैं कि K क्या होता है, K को क्या कहा जाता है। K यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इसको कहते हैं। K यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। अब K का वैल्यू क्या होगा, K का यूनिट क्या होगा, K का डायमेंशन क्या होगा। यूनिट एंड डायमेंशन आप खुद से निकालेंगे। आपको फॉर्मूला यदि पता है किसी क्वांटिटी का तो उस क्वांटिटी का आप यूनिट और उस क्वांटिटी का डायमेंशन आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आज आपको निकाल के दिखा भी दूंगा। K का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है।
अब देख लीजिए यूनिट कैसे निकलेगा, यहाँ पे k को बराबर कर लीजिए, k इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। के यहाँ F क्या है फोर्स, R क्या है डिस्टेंस, Q1 Q2 क्या है चार्जेस है। तो न्यूटन फोर्स के लिए डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर, फाइनली कितना आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम। अब मैं पूछो k का डायमेंशन क्या है, तो k का डायमेंशन, k का यहाँ पे क्या हो गया फोर्स, तो आप जानते हैं फोर्स का डायमेंशन mlt-2, बगल में क्या है डिस्टेंस का स्क्वायर L2 बाई नीचे क्या है दो चार्जेस हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 80 इंटू 80। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा m L2 L3 t-4, ये t इंटू टी स्क्वायर पड़ जाएगा -2 और t-2 पहले से था t-4 और a-2, ये डायमेंशन होगी। अब इसको जल्दी से नोट कर लें। हो गया। तो अब यदि फोर्स का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला हो गया कि F इक्वल टू कितना हो गया, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 y कितना हो गया R स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे कि K का और आगे डीप स्टडी क्या होगा। तो K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दें। एप्सिलॉन नॉट लेकर के ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। एप्सिलॉन नॉट एक सिंबल है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एप्सिलॉन नॉट एक सिंबल है जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है। एप्सिलॉन नॉट एक सिंबल है और एप्सिलॉन नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पर अगर दो चार्जेस के बीच वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, मुक्त स्थान है या निर्वात है, तो वहां पे हम लोग टर्म लाते हैं, वो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन नॉट से उस टर्म को। इसका वैल्यू कितना होता है, आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं। इसका डायमेंशन बोर्ड में एक बार पूछा गया है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। के का वैल्यू कितना आपको बताया 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू कितना एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को जब आप बराबर कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको 1/4 पाई 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻9 और क्या मिल जाएगा यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपका आएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया। अब आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कितना आया। ठीक, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से के का वैल्यू हम लोग ने देखा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर आया। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल लिया। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट सिंबल होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, यह मुक्त स्थान या निर्वात की विद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है। अब वायु और निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो लगभग सेम होती है। जिस प्रकार से आप देखते थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल लगभग समान हम लोग लेकर के चलते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वैक्यूम और एयर के लिए जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है उसको लगभग क्या लेकर चलेंगे, सेम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ से आप लोग को ये मिल गया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मिल गया, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपको बताना है ना। मिटाओ इसको। अब जो है आप लोगों को यहां पर मैं दो छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊंगा। आप देखिए कूलॉम्स लॉ में आप लोग जो है देखते थे कि डिस्टेंस के स्क्वायर का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। फोर्स जो होता था डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि भाई डिस्टेंस को बढ़ाओगे फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ाओ फोर्स कम हो गया,
और यदि डिस्टेंस कम करोगे फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दो चार्जेस के बीच डिस्टेंस को बढ़ा के 2 टाइम किया गया, 3 टाइम किया गया, जबकि चार्जेस को सेम रखा गया, उनके बीच के मीडियम को सेम रखा गया। सपोज कीजिए कि जब डिस्टेंस r1 है तो फोर्स F1 है और डिस्टेंस r2 है तो फोर्स कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग किन किन चीज को सेम रखेंगे, चार्जेस को सेम रखेंगे, उनके बीच के मीडियम को सेम रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो किस प्रकार का फॉर्मूला मिलेगा, F1 इक्वल टू क्या मिलेगा, K Q1 Q2 बाई r1 स्क्वायर। जब डिस्टेंस r1 था फोर्स F1 था तो ये मिल गया r1 डिस्टेंस के लिए फोर्स, और जब डिस्टेंस r2 हुआ तो फोर्स F2 K Q1 Q2 बाई r2 स्क्वायर। आप देख लीजिए K Q1 Q2 से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से मिला F1 बाई F2 इक्वल टू 1 बाई r1 स्क्वायर बाई 1 अपॉन r2 स्क्वायर। तो F1 रेशियो F2 इक्वल टू ये r2 ऊपर चला गया r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर, तो F1 r1 स्क्वायर इक्वल टू F2 r2 स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका अप्लाई आप तब करेंगे जब चार्जेस को सेम रखेगा, उसके बीच के मीडियम को सेम रखेगा, तब आप ये फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इस पर छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज किया जाए कि डिस्टेंस को 3 टाइम बढ़ाया गया तो फोर्स क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल मैंने आपको दिया, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ा के कितने टाइम किया गया, 3 टाइम किया गया। क्या क्या सेम रखा गया, आपको बार बार मैं इस बात को बता रहा हूँ, चार्जेस का वैल्यू सेम रखा गया, उनके बीच के मीडियम को सेम रखा गया। तो F1 r1 स्क्वायर इक्वल टू F2 r2 कितना, 3 r1 का स्क्वायर, तो F1 r1 स्क्वायर इक्वल टू F2 इंटू 9 r1 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर किया तो 9 मिलेगा, r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर खत्म, F2 इक्वल टू F1 बाई कितना मिला, 9। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, बहुत आसानी से इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लें। हो गया, आगे बढ़ो। एक बात मैं आपको यहाँ फिर से थोड़ा ध्यान दिला दूं कि ये जो फोर्स लग रहा है F1 F2, जिस लाइन पर चार्जेज रखे जाएंगे उसी लाइन के अकॉर्डिंग लगेगा, उसी लाइन के अनुदिश लगेगा। ये जो चार्जेस हैं Q1 Q2, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा दूं। अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 एक्स एक्सिस पे रखे गए हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा। अगर दो चार्जेस Q1 Q2 वाई एक्सिस पे रखे गए हैं तो फोर्स किसके अलोंग लगेगा, वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा। अगर जेड पे रखे गए हैं चार्जेस तो किसके अलोंग लगेगा, जेड एक्सिस के अलोंग लगेगा। इसको समझ जाइए, दो चार्जेस Q1 Q2 जिस लाइन पे रखे जाते हैं, फोर्स जो होता है उसी लाइन के अलोंग लगता है, उसी रेखा के अनुदिश बल लगता है जिस रेखा पे आवेशों को रखा गया है। हो गया, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और, सपोज किया जाए कि दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, इन दोनों का वैल्यू सेम है और इनके बीच डिस्टेंस r है, तो इनके बीच फोर्स कितना लगेगा। इनके बीच फोर्स लगेगा, बहुत आसानी से बता सकते हैं, K Q1 Q2 तो Q स्क्वायर बाई कितना, r स्क्वायर। ये इस स्टेज में जब चार्जेस Q1 और Q2 का वैल्यू क्या था, सेम था, और डिस्टेंस r था, तो फोर्स कितना लगा, इतना। अब मैं इसमें सवाल बता रहा हूं आपको, इसमें क्वेश्चन बोल रहा हूं कि चार्जेस को 2 टाइम बढ़ाया गया और उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ किया गया, तो फोर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको देखिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि चार्जेस को बदल दिया गया, कितना किया गया, 2Q, और दूसरे चार्ज को भी 2Q किया गया, 2 टाइम चार्ज बढ़ा दिया गया, और डिस्टेंस क्या किया गया, डिस्टेंस जो है हाफ किया गया, r/2 किया गया। अब फोर्स कितना होगा आप देख लीजिए, चार्जेस को बढ़ाया गया, डिस्टेंस को घटाया गया, जब डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब देखिए, और चार्जेस भी बढ़ाया जा रहा है, निश्चित तौर पर फोर्स बढ़ जाएगा। F डैश इक्वल टू K Q डैश बाई कितना हो जाएगा, R डैश का होल स्क्वायर। तो F डैश इक्वल टू, यहाँ पे चार्जेस Q1 डैश कर देते हैं, इसको Q2 डैश कर देते हैं, तो Q1 डैश Q2 डैश हमारा कितना कितना हो गया, 2Q, तो F डैश इक्वल टू K 2Q इंटू 2Q बाई R/2 का होल स्क्वायर। तो आप F डैश इक्वल टू 16 इंटू K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, F डैश इक्वल टू 16, F आपका ये आंसर हो गया। कितना टाइम बढ़ गया फोर्स, 16 टाइम बढ़ गया।
तो एक बार फिर से देख लीजिए, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो चार्जेस थे Q1 Q2 जिनका मैग्नीट्यूड सेम था Q, उनके बीच डिस्टेंस कितना था R, तो फोर्स कितना लगा F इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या किया गया कि चार्जेस को 2 टाइम बढ़ा दिया गया, तो 2 टाइम बढ़ा दिया गया, तो पहले चार्ज क्या था Q, अब कितना हो गया 2Q, और डिस्टेंस को क्या किया गया, हाफ किया गया, और उसके बाद आपसे फोर्स पूछा गया, फोर्स कितना हो गया, इनिशियल फोर्स का 16 टाइम हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि यदि हम चार्जेस के बीच में कोई मीडियम लाते हैं तो क्या होगा। अगर चार्जेस के बीच में आप वाटर लाते हैं तो क्या होगा, चार्जेस के बीच में आप माइका रख देते हैं तो क्या होगा। अगर हम चार्जेस के बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करें तो फोर्स किस तरह से प्रभावित होगा, मैं अब आपको इन्हीं बातों को बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं किस तरह से फोर्स जो होगा चेंज होगा मीडियम के साथ। चार्जेस को यदि चार्जेस प्लेस इन मीडियम, किसी मीडियम के बीच में, मीडियम में हम अगर चार्ज को ले जाएंगे तो क्या होगा, चार्जेस प्लेस इन मीडियम। तो हम लोग जब चार्जेस को किसी मीडियम में ले जाते हैं तो जो फोर्स होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। अब इस चीज को समझा जाए, एप्सिलॉन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एप्सिलॉन यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। आपको मैंने बताया कि आप एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट को देख करके ज्यादा घबरा मत जाएंगे, क्योंकि ये सभी सिंबल होते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एप्सिलॉन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करेगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, किस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता को एप्सिलॉन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये कितना होता है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन आर को हम लोग के भी कहते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते हैं क्या होता है, बताओ। एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस और वैक्यूम का मुक्त स्थान या निर्वात की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन आर या के क्या होता है, तो एप्सिलॉन आर और के को हम लोग परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। इसका एक नाम और है, या आप इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप आगे भी पढ़ेंगे जब कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को हम लोग के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक होता है। इसका वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा अगर वाटर रख दिया जाए चार्जेस के बीच में तो इस वाटर के लिए इसका वैल्यू 80 होता है। अगर आपको कंडक्टर रख दिया जाए तो कंडक्टर के लिए इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो इसका वैल्यू अगर फॉर एयर और वैक्यूम तो इसका एप्सिलॉन आर और के का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 1 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और यदि वाटर लाएगा तो इसका वैल्यू 80 हो जाएगा। अगर कंडक्टर लाता है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसको आप एक बार फिर से नोट कर ले, एप्सिलॉन आर और के क्या होगा, माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक हो गया। इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, मैं आपको दिखा दूंगा आगे कि इसका कोई यूनिट और डायमेंशन किस प्रकार से नहीं होगा। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कर लें। चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम, यदि आवेशों को माध्यम में रखा जाए तो फोर्स कैसे होगा, कैसे बदलेगा, आगे मिटाऊं मैं। आप लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, पता है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो F इक्वल टू, अगर मैं पूछूं F मीडियम इक्वल टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर आप इसको K भी कह सकते हैं, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि F एयर क्या होगा, F मीडियम क्या होगा, F एयर क्या होगा, तो अगर आप F एयर की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है एयर के लिए या वैक्यूम के लिए 1, तो यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा तो F एयर में वैल्यू या वैक्यूम में वैल्यू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ऊपर वाले इक्वेशन को, ऊपर वाले फॉर्मूला को और नीचे वाले फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देख लें आप। ये किसके लिए बात करेगा, मीडियम के लिए, और ये किसके लिए बात कर रहा है, एयर या वैक्यूम के लिए।
आप यहाँ पे देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, यहाँ भी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। तो आप इसके बदले और इनके बदले, मैं यहाँ पे थोड़ा घेर करके इसको समझा दूं, इसके बदले और इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, तो आप एफ एम इक्वल टू आप लिख सकते हो एफ एयर, और यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन आर या फिर के, या फिर एफ एम इक्वल टू एफ बाई कितना हो गया के को मैंने क्या बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ क्या होगा, तो के इक्वल टू एफ बाई कितना हो जाएगा एफ एम। एफ क्या था, फोर्स इन एयर, ये एयर का फोर्स था और वैक्यूम का फोर्स था, और ये एफ क्या है मीडियम का फोर्स है। द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर एंड फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस इन मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस प्रकार से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन निकाल सकते हैं, के का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। आप ऊपर देख लीजिए फोर्स है, नीचे क्या है फोर्स है, तो न्यूटन और न्यूटन आएगा, तो के का कोई डायमेंशन नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि के का कोई यूनिट नहीं होगा, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो के का कोई यूनिट नहीं मिलेगा। डायमेंशन चूंकि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो के का कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका केवल वैल्यू आपको दे देगा, उसके लास्ट में कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं रहेगा, आप इसको ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से हो गया, इसको मिटाओ। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ मैं आपको बताऊं। सपोज किया जाए कि आपके पास दो पॉइंट चार्जेज है, Q1 इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम और Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, और इनके बीच R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। इसको दो तरह से पूछेंगे क्वेश्चन को। पहला कि जब चार्जेज एयर में रखे गए तो फोर्स क्या होगा, और यदि चार्जेज के बीच में हम 10 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम ला दे तो फोर्स क्या होगा। तो जब चार्जेस एयर में रखे गए हैं तो आप एफ एयर निकाल दीजिए, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई क्या होता है आर स्क्वायर। यहाँ Q1 का वैल्यू आपको कितना दिया गया 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम माइक्रो हटेगा तो क्या लगता है 10⁻⁻6 कूलम। Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम। R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो मीटर बदल दीजिए, 3 × 10⁻⁻⁻ कितना हो जाएगा -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होता है। तो जब आप सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू 9 × 10⁻9 Q1 कितना है 3 × 10⁻6 Q2 कितना है 2 × 10⁻6 बाई डिस्टेंस कितना है 3, तो 3 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, देख लीजिए आपका कितना आंसर आता है। 3 2 6 9 इंटू यहाँ पे कितना मिलेगा 6, यहाँ आप सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों को कितना मिलेगा 10⁻9 × 10⁻12। यहाँ पे 3 9 और 10⁻4, 9 से 9 कैंसिल हो गया, -4 ऊपर जाएगा, 10⁻4 ऊपर जाएगा प्लस का, तो 10⁻9 और 10⁻4 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 6 × 10 = 60 न्यूटन। ये फोर्स किसके लिए था, एयर के लिए। मीडियम में आप कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है Fm = F एयर बाई कितना के आपको अगर क्वेश्चन में सपोज कीजिए कि 10 दिया गया था, कितना दिया गया 10 दिया गया, तो अब फोर्स क्या होगा, तो Fm = कितना था हमारा एयर में 60, और के यहाँ कितना दिया गया 10। के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, या इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। कट करके कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। अब देखिए कि जब चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम था तो फोर्स 60 न्यूटन था। जब चार्जेस के बीच में एक मीडियम ला गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 था तो फोर्स कितना हो गया 6 न्यूटन हो गया। तो ये चीजें थी जिसमें मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच मीडियम के ऊपर, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। दो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का परिमाण आवेशों के बीच माध्यम पर आवेशों के परिमाण और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अगर आप दो आवेशों का परिमाण बढ़ाएंगे बल बढ़ेगा, आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे बल घटेगा, आवेशों के बीच में कोई मीडियम लाएंगे, चार्जेस के बीच कोई मीडियम लाएंगे तो फोर्स क्या होगा घट जाएगा। तो फोर्स अगर मैं पूछूं एयर में ज़्यादा होगा कि मीडियम में ज़्यादा होगा, तो आप कहोगे सर फोर्स एयर में ज़्यादा होगा, मीडियम में फोर्स क्या होता है कम हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जिस तरह से आपका मुझे लगातार सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उस सहयोग और सपोर्ट से मुझे एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे मैं रोज रोज नए नए वीडियो बना करके आपके सामने उपस्थित होता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में आपका इसी प्रकार से मुझे स्नेह और सपोर्ट मिलता रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। मेरा अगला वीडियो
कूलम्ब्स लॉ के ऊपर ही होगा, लेकिन हम लोग वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रूप देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ का सदिश रूप देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो का आप इंतजार करें।